फिक्स्ड पॉइंट। देखो बहुत सिंपल सा है, मैं आपको बता दूं, कुछ है ये नहीं है। ये सब चीज़ें भले ही आपको ये सब डिफिनेशन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बट अगर आप थोड़ा सा अगर भी ना रहेंगे, थोड़ा सा आप केयरफुली अगर ध्यान से देंगे तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए फिक्स्ड पॉइंट में कुछ नहीं होता है। जेड का एक ऐसा पॉइंट जो डब्ल्यू के वैल्यू पे कॉन्साइड कर जाए। डब्ल्यू के वैल्यू पे कॉन्साइड मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में कॉन्साइड कर जाए। इसका मतलब समझते हैं, कॉन्साइड मतलब यह है कि दोनों वैल्यू क्या आ जाए बराबर। कॉन्साइड मतलब यही होता है कि जहाँ पे डब्ल्यू रहे वहीं पे क्या हो जाए जेड, मतलब डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाए जेड, बस इतना ही बात। तो अब आपको इससे मान लीजिए, ये तो डिफिनेशन ऐसे ही लिख देंगे आप कि द वैल्यू ऑफ द पॉइंट्स एट विच द वैल्यू ऑफ जेड कॉन्साइड विथ द ट्रांसफॉर्मेशन या विथ द जेड, ऐसे बोल देंगे, काम खत्म हो जाता है। अब जब इसमें क्वेश्चन आता है कि फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट, कभी कभार आ जाता है, कुछ नहीं करना है, डब्ल्यू इक्वल टू को ट्रांसफॉर्मेशन देगा आपको और कहेगा फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट, डब्ल्यू इक्वल टू जेड रख देना है बस डब्ल्यू का स्थान क्या कर देना है जेड। तो जब डब्ल्यू इक्वल टू दिया रहेगा कुछ आपको मान लीजिए 2z + 3 या 3z + का 5 दे देगा, बोलेगा फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट, तो डब्ल्यू इक्वल टू जेड रख देंगे, सब जेड दिखाई दे देगा और उसी जेड को सॉल्व कर लेंगे और जो जेड का वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा फिक्स्ड पॉइंट। कुछ नहीं, बस ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन कोई देगा डब्ल्यू इक्वल टू करके, बस फिक्स्ड पॉइंट निकालना है। तो फिक्स्ड पॉइंट आपका वही पॉइंट होता है जिस पर जेड और डब्ल्यू कोइंसाइड कर जाते हैं। कोइंसाइड मतलब दोनों वैल्यू क्या हो जाते हैं बराबर। तो बस डब्ल्यू का स्थान पे जेड करके लिख दीजिएगा और फिर जब जेड लिख देंगे डब्ल्यू के स्थान पे तो पूरा का पूरा जेड में इक्वेशन दिखाई देगा। सॉल्व करके जेड का मान निकाल लेंगे, आराम से गुणनखंड करके सीधा चाल लगा के जेड का मान निकल जाएगा, वही क्या हो जाएगा फिक्स्ड पॉइंट। यही है फिक्स्ड पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो फिक्स्ड पॉइंट जेड का एक ऐसा वैल्यू होता है या एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर जेड और डब्ल्यू आपस में क्या कर जाते हैं कोइंसाइड, क्या बोल सकते हैं जेड जो है जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस पर क्या कर जाता है कोइंसाइड कर जाता है। जब निकालना होता है क्या करना होता है डब्ल्यू के स्थान पे क्या कर देना होता है जेड, बस पुट डब्ल्यू इक्वल टू जेड, इतना ही काम। और करने के बाद तुरंत आप उसको सॉल्व कर देंगे, जेड का जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा फिक्स्ड पॉइंट। यही काम करना है। तो बहुत बड़ी बात तो है नहीं विनीत कुमार, कर लेंगे। देखिए डेफिनेशन, देखिए द पॉइंट्स विच कोइंसाइड विथ दियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब डब्ल्यू के साथ, द पॉइंट्स which coincide with their transformations are called invariant or fixed point. Invariant or fixed point. Invariant or fixed point of the transformation. Invariant or fixed point of the transformation. That is to say, इसका मतलब क्या हुआ, fixed point of a transformation. Fixed point of a transformation. Fixed point of a transformation W equal to fz. Fixed point of a transformation, ठीक है लिखा आपने, fixed point of the transformation W equal to fz are obtained by, W equal to fz को आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिया रहेगा, उसका जो फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा, द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन W equal to fz are obtained by putting W equal to z. That is z equal to क्या हो जाएगा fz। जब रखेंगे W equal to fz है ना, रख देंगे जब z वहाँ तो क्या होगा z equal to fz, तो पूरा इक्वेशन किसमें बन जाएगा z में। उसी को सॉल्व करके z का वैल्यू निकालेंगे, काम खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अभी एक दो क्वेश्चन करवा देते हैं, देखिए क्वेश्चन है कि नहीं इसमें। बात समझ में आ रहा है ना? जब आएगा तो कर लेंगे ऐसे, आप कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन लिखिए अब और धड़ाधड़ करिएगा, कोई है ना तुरंत लग जाएगा। फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन bilinear transformation. Number first, W equal to Z upon Z minus का 2. Number second, W equal to 3IZ plus का 1 upon Z plus का I. Number third,
W इक्वल टू जेड माइनस वन अपान जेड प्लस का वन। नंबर फोर्थ W इक्वल टू 2 प्लस आई जेड माइनस 2 अपान जेड प्लस आई। नंबर फिफ्थ W इक्वल टू जेड अपान 2 माइनस जेड। जितना क्वेश्चन था मैंने सब छाप दिया, 4-5 ठो। जब भी आएंगे तो एकदम ऐसे, इसमें कोई ऐसा नहीं कि नहीं बहुत स्पेशल घुमा फिरा के, नहीं, बस सीधा सीधा आएगा। अगर जब भी आएगा तो उसे बहुत कम आते हैं, डिफिनेशन ही ज़्यादा पूछे आते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, फिक्स पॉइंट निकालना है। अब कुछ छिपा थोड़ी है, तुरंत निकालो धड़ाधड़। अब क्या आएगा, पहला करना है, पुट कर दीजिए W इक्वल टू जेड, तो जाएगा जेड इक्वल टू जेड अपान जेड माइनस का 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जेड स्क्वायर माइनस का 2z इक्वल टू जेड, मतलब जेड स्क्वायर माइनस का ट्रांसफर करेंगे 3z इक्वल टू 0, मतलब जेड माइनस का 3 इक्वल टू 0, विच मीन्स दैट जेड इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू 3 आर द फिक्स्ड पॉइंट। काम खत्म। क्लियर है ना सबको? ऐसे ही सब में करना है, W का स्थान पे जेड रखना है, जेड को सॉल्व करके जेड का मान निकाल लेना है, बस। ठीक है, अब ऐसे जो इस बुक को लेके जाता होगा, पढ़ता उड़ता है इस बुक को, कौन आप लेके जाती हैं, पढ़ती उड़ती हैं इसको? मत पढ़ा कीजिए इसको है ना, क्योंकि पढ़ने का मतलब यही है ना कि अब जान रहे भाई बहुत ज़्यादा इसमें है, तो अब क्या सिलेबस है क्या नहीं है, उसमें आप लोग हो सकता है कि लगे उल्टा पुल्टा क्वेश्चन इसमें लगाने, तो आप अपने ही बुक से जो है पढ़ते रहिएगा, क्योंकि इसमें जो भी दिया वो डिटेलिंग दिया हुआ है। एक आठ कोई लगा लीजिए, देखिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस काम खत्म, फिर आगे बढ़े, फिर अपना घर पे करिएगा। अच्छा, दूसरे का देखिए हम बता देते हैं क्या आया हुआ है। अगर आपने सॉल्व किया होगा तो बेटा दूसरे का आपका आ गया होगा सेकंड का आई है ना, मतलब आई ही 2 बार आया हुआ है, मतलब आई। क्लियर, सबका आया कि नहीं बताओ? दूसरा वाला भाई कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई हो बताओ मुझे, कोई है ऐसा जो नहीं कर पा रहा है, बता दीजिए। और जिनका हो जाए वो कम से कम अपने अगल बगल अपने मित्रों का देख लें कि वो कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पर अगर मान लीजिए दिक्कत है बता दीजिए उनको, जिनका हो जाए, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ना बोल रहे हो यहाँ पे कि सर हमारा हुआ कि नहीं हुआ। दूसरे का ऐसा भी है क्या भाई? जेड 3i जेड प्लस का 1 जेड प्लस का आई, तो जेड स्क्वायर प्लस का आई जेड इक्वल टू 3i जेड प्लस का 1, ट्रांसफर जेड स्क्वायर माइनस का 2i जेड और इक्वल टू आपका 1 है माइनस का 1 बराबर 0, है ना। ये जो है ना ये जेड माइनस आई का होल स्क्वायर है, सीधी सी बात भाई। तो जेड इक्वल टू आई, ठीक है ना, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता जरूर है, बट आई का स्क्वायर तो -1 होगा, इसलिए -1 है वहाँ पे, क्या भी नहीं आया ना। अब कर लेंगे ना, अब मत करिए, अब आगे बढ़ते हैं हम, है ना। अपना घर पे करिएगा, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, यही है फिक्स्ड पॉइंट। ये टॉपिक क्लियर सबको, है ना। डिफिनेशन भी क्लियर, डिफिनेशन में कुछ नहीं है ना। द पॉइंट्स एट विच जेड कोइंसाइड विथ डब्ल्यू, इतना ही बोल देंगे तब वो काम बन जाएगा आपका, जो भी आया हो तो इबे करेगा, मतलब हो जाएगा ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। हेडिंग कीजिए क्रॉस रेशियो।
क्रॉस रेशियो, CROSSRATIO, क्रॉस रेशियो, ठीक है। तो क्रॉस रेशियो में लिखिए इफ Z1, Z2, Z3, Z4, इफ Z1, Z2, क्रॉस रेशियो में बेटा लिखिए आप, इफ Z1, Z2, Z3, Z4 आर द फोर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, are the four distinct points, are the four distinct DISTINCT, distinct मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न, फोर डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन देखो यहाँ पे, देन Z1 माइनस का Z2, Z2 माइनस का Z3, Z3 माइनस का Z4, Z4 माइनस का Z1, ठीक है। क्रम देख रहे हैं ना, Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3, Z3 माइनस Z4, Z4 माइनस Z1, ठीक है। आर नोन एज या इज नोन एज या इज कॉल्ड, कुछ भी लिख सकते हैं, इज नोन एज क्रॉस रेशियो ऑफ, इज नोन एज क्रॉस रेशियो ऑफ Z1, Z2, Z3, Z4, क्रॉस रेशियो ऑफ Z1, Z2, Z3, Z4, एंड इट इज डिनोटेड बाई, मैं जिस तरीके से उसे लिखिएगा, क्योंकि देखिए बुक में सब में घुमा फिरा के लिखा है, बट एकदम ये सही पैटर्न यही है, Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3, फिर ऊपर आ जाओ Z3 माइनस Z4, Z4 माइनस Z1, ठीक है ना, लिखा आपने। इट इज डिनोटेड बाई, इसको हम देखो ऐसे लिख देते हैं शार्ट में, Z1, Z2, Z3, Z4, ऐसा ब्रैकेट में लिख दिया जाए, Z1, Z2, Z3, Z4 करके, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या डिनोट कर रहा है, क्रॉस रेशियो। मतलब ये Z1, Z2, Z3, Z4 किसके बराबर, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z2 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z4 अपॉन Z4 माइनस Z1 के बराबर। क्लियर है सबको, है ना। तो यही क्रॉस रेशियो ग्रुप में जाना जाता है। एक लाइन और लिख लीजिए उसी में आप, दिस रेशियो इज इनवेरिएंट, मतलब फिक्स्ड, मतलब नहीं चेंज करेगा। दिस रेशियो इज इनवेरिएंट अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस रेशियो इज इनवेरिएंट अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस रेशियो इज इनवेरिएंट अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसका मतलब मैं समझा देता हूं, और एक थ्योरम भी है जो लाइन में लिखाया हूं ना, एक थ्योरम भी है, यह क्वेश्चन ग्रुप में आता है, सो डैट द क्रॉस रेशियो इज इनवेरिएंट अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये होता है, इसको बोलते हैं प्रिजर्वनेस ऑफ द क्रॉस रेशियो, ये भी बोलते हैं, मतलब प्रिजर्व करता है, सुरक्षित रहता है अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए यह है ना कि ये रिजल्ट ना इसके बराबर होता है, W1 माइनस W2, W2 माइनस W3, W3 माइनस W4 और W4 माइनस W1। आप देखेंगे ना अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, W इक्वल टू क्या बताया था कल, AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, यही बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो ये पूरा रिजल्ट इस पूरे के बराबर आता है। तो अब जब बराबर आ गया तो भैया चाहे Z लिखें चाहे W, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो वही करा है, इनवेरिएंट फिक्स रहेगा। आप Z का स्थान W कर दीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन को ला दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रिजल्ट देगा आपको। बात समझ में आई। तो इसी को एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना, कि सो डैट द क्रॉस रेशियो इज इनवेरिएंट अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो पहले आप इसमें हेडिंग करेंगे, हेडिंग के थ्रू चलेंगे हम लोग। हेडिंग कीजिए प्रिजर्वेंस ऑफ क्रॉस रेशियो, PRESCRVANC, प्रिजर्वेंस ऑफ क्रॉस रेशियो, ठीक है। ये तो हेडिंग हो गया। अब इसी को आगे डैश करके लिख लीजिएगा। एज ए क्वेश्चन कैसे पूछता है, टू प्रूव दैट द क्रॉस रेशियो इज, to prove that the cross ratio is invariant, the cross ratio is invariant under bilinear transformation, under bilinear transformation, ठीक है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है।
लाइन चेंज कर देखिए, डैट इज, यह भी कह सकता है टू शो डैट या टू प्रूव डैट, ये भी कह सकता है, ऐसे भी बोल सकता है टू प्रूव डैट, ये लिख दीजिए पूरा Z1 माइनस Z2 अपान Z2 माइनस Z3 माइनस Z4 अपान Z4 माइनस Z1 इक्वल टू दिस। यह भी कह सकता है कि बोल देगा कि ये लिखा हुआ है, बोल देगा इसको प्रूव कीजिए, तब भी मतलब यही हो गया उसका, उस स्टेटमेंट का मतलब यही हो गया कि Z1 माइनस Z2 अपान Z2 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z4 अपान Z4 माइनस Z1 इज इक्वल टू W1 माइनस W2, नहीं वही उसी क्लासरूम में, W1 माइनस W2 अपान W2 माइनस W3 इंटू W3 माइनस W4 अपान W4 माइनस W1। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। इसी को यह भी कर सकता है, R लिखिए, R टू शो डैट, इस रूप में भी दे सकता है। किस रूप में? जो सिंबल है इसका, यह कि Z1 Z2 Z3 Z4 बराबर W1 W2 W3 W4, और इसी रिजल्ट पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। ये जो रिजल्ट दिया है ना, पक्का लगभग हर साल न्यूमेरिकल आता है इसी रिजल्ट पे। जो ये रिजल्ट है Z बराबर W बराबर, जो रिजल्ट है इस पर हमेशा न्यूमेरिकल आते हैं, बड़े इजी न्यूमेरिकल आते हैं। आपको वैल्यू दे देगा, है ना, और वैल्यू दे के पूछेगा बताओ किस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ये वैल्यू है, निकाल देंगे हम लोग आसानी से। पहले ये देखिए, इन तीनों का मतलब एक ही है, यह लिख के दे दे, यह लिख के दे दे, या बोल दे टू प्रूव दैट द क्रॉस रेशियो इज इनवेरिएंट आर फिक्स्ड अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या करेंगे? बहुत ईजी है। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सबको पता है ना। तो हम क्या करेंगे, एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भाई कंसिडर कर लेते हैं। तो लेट द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, लेट द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या, ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू AZ प्लस का B अपान CZ प्लस का D। लेट द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू AZ प्लस का B अपान CZ प्लस का D। ये आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेट कर लेते हैं। अब निकालिए धड़ाधड़, W1 कितना होगा, AZ1 प्लस का B अपान CZ1 प्लस का D। W2 कितना होगा, AZ2 प्लस का B अपान CZ2 प्लस का D। W3 कितना होगा, AZ3 प्लस का B अपान CZ3 प्लस का D। W4 कितना होगा, AZ4 प्लस B अपान CZ4 प्लस का D। अब निकालते हैं W1 माइनस W2, क्योंकि भाई वही लाना है हमको, W1 माइनस W2 अपान W2 माइनस W3 इंटू W3 माइनस W4 अपान W4 माइनस W1 इक्वल टू, बस आपको शो करके दिखा देना है, Z1 माइनस Z2 अपान Z2 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z4 अपान Z4 माइनस Z1, है ना। तो क्या करते हैं यहाँ पे, W1 माइनस का W2, तो ये कितना जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा AZ1, बस सिंपल कैलकुलेशन है, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन। और W2 आपका AZ2 प्लस का B अपान CZ2 प्लस का D, क्लियर है। एलसीएम CZ1 प्लस का D CZ2 प्लस का D, है ना। तो क्या मिल जाएगा बेटा बताओ यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो AC Z1 Z2 प्लस का AD Z1, क्लियर है, और प्लस BC Z2 प्लस का BD, है ना। फिर आगे देखो, सब माइनस में चलेगा अब आगे, AC Z1 Z2 माइनस BC Z1, फिर उसके बाद माइनस AD Z2, है ना, फिर माइनस BD, क्लियर है। AC Z1 Z2 AC Z1 Z2 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है, BD वाला, हाँ, प्लस BD माइनस BD कैंसिल। अब Z1 वाला एक साथ ले लीजिए, Z2 वाला एक साथ ले लीजिए आप, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो AD माइनस का BC, बोलो AD माइनस का BC, और Z1, एक Z1 तो कॉमन हुआ, Z1 कॉमन हुआ, और क्या बचा ये वाला, तो माइनस कॉमन कर लो, तो यह AD और यह माइनस का BC और ये Z2 अपान CZ1 प्लस का D और CZ2 प्लस का D, क्लियर है, यह हो गया। अब क्या करना है, आप AD माइनस BC कॉमन कर लेंगे ऊपर से, तो जो आपको W1 माइनस W2 मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा आपको AD माइनस का BC और Z1 माइनस का Z2
अपान CZ1 प्लस का D CZ2 प्लस का D। क्लियर है? फिर आप निकालेंगे सिमिलरली W2 माइनस W3। आप देखेंगे फिर यही आएगा, AD माइनस BC ही आएगा। आप करके देख लीजिएगा, आप करके देखेंगे आप, भाई ऐसे करना है, क्या करना है इसमें, है ना? तो यही आएगा। और यहाँ हो जाएगा Z2 माइनस Z3, और यहाँ हो जाएगा CZ2 प्लस का D और CZ3 प्लस का D। इसी प्रकार से आप W3 माइनस W4 जब निकालोगे, अगेन यू गेट AD माइनस BC और Z3 माइनस का Z4 और CZ3 प्लस का D और CZ4 प्लस का D। फिर W4 माइनस का W1, ये जाएगा आपका AD माइनस का BC, और ये हो जाएगा आप कितना Z4 माइनस का Z1 और CZ4 प्लस का D और CZ1 प्लस का D। क्लियर है ना सबको? अब क्या करना है आपको, अब वही आप कर लीजिए। नाउ W1 माइनस W2, W2 माइनस W3, W3 माइनस W4 और W4 माइनस W1, तो क्या आएगा देख लीजिए ध्यान से। जब W1 माइनस W2 अपान W2 माइनस W3 करेंगे आप, जब इसके अपान यह करेंगे आप, तो देखो AD माइनस BC AD माइनस BC कट जाएगा, है ना? आपको Z1 माइनस Z2 अपान Z2 माइनस Z3 मिलेगा, और A मिलेंगे ऊपर और A मिल जाएगा नीचे, इन्हें मिलेगा। अच्छा आगे देखो, फिर जब W3 माइनस W4 अपान W4 माइनस W1 करोगे, फिर A कट जाएगा, Z3 माइनस Z4 अपान Z4 माइनस Z1 मिलेगा, और A चला जाएगा ऊपर और A रहेगा नीचे। देखो यहाँ पे तो A रहेगा आपका नीचे और A जाएगा ऊपर, तो CZ2 प्लस का D, ठीक है ना? और CZ3 और प्लस का D ये ऊपर जाएगा और ये वाला पार्ट नीचे रहेगा, CZ1 प्लस का D और CZ2 प्लस का D। और जब इसको करेंगे तो ये जाएगा ऊपर और ये रहेगा नीचे, तो जो नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा देखिए CZ3, ये नीचे रहेगा CZ3 प्लस का D, और क्या रहेगा नीचे, और CZ4 और प्लस का D। ये कहाँ जाएगा आपका CZ4, ये लिखा हूँ ना मैं, ये आपका नीचे जाएगा ऊपर, तो CZ4 प्लस का D और CZ1 प्लस का D ये जाएगा ऊपर आपका। ये कट जाएंगे सब, देखिएगा सब कट जाएगा। ये करके देखें, थोड़ा सा स्पेस वाला समस्या लिख लें, इधर कर लिए क्या, कर लीजिए, लिख लीजिए कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए। मैं सोचा था कि तुरंत ही लिख दूं, लेकिन मैं करके दिखाई देता हूँ कट पिट के। उस साइड का कर लीजिए, मिटा के फिर कर देते हैं। ठीक है, बस सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है आपको, सिंपली कैलकुलेट करते चले जाना है आपको। ठीक है, ये कुछ भी समझ लीजिए मेहनत नहीं है, ना कॉम्प्लेक्स पढ़ने में आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है, ना न्यूमेरिकल और इजी रहेगा मोबाइल से, खाली आप कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर से, न्यूमेरिकल सॉल्व, फार्मूला कैलकुलेटर या यूज, इतना ही है न्यूमेरिकल में, कोई दिमाग नहीं लगाना है। और वैसे ही काम LPP में भी वही कैलकुलेशन ही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बस यही करनी है। रियल का 50% के आसपास टफ है, लेकिन जब उसको हम पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं पढ़ाई हो रही है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको पढ़ाया जाएगा, काफ़ी समय लेके पढ़ाएंगे उसको। हैं? हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप नोट्स बना लीजिए पहले। हाँ एकदम बना लीजिए, मैं दोहरा दूंगा, काफ़ी समय रहेगा आपके पास। आप सोचिए जब अक्टूबर तक हम 3 पेपर ख़त्म कर देंगे तो रियल ख़त्म करने में मुझे बहुत समय नहीं लगेगा। मैं अगर बहुत आराम से आप लोगों को ऐसे होता है ना एकदम पिला देना एकदम, तो अगर मैं उसको आपको एकदम पिला भी दूंगा एकदम मिला के एकदम मिक्स करके, ये आपको आ ही जाए तुरंत, तब भी मैं ऐसा भी पढ़ाऊँगा, धीरे धीरे एकदम पढ़ाऊँगा, तब पर भी वो दिसंबर के अंदर ख़त्म हो जाएगा। और आपके जब भी एग्ज़ाम होंगे मार्च के पहले नहीं होंगे, क्योंकि सेशन अगर देखा जाए ना तो लेट ही है, पहले नहीं है सेशन आपका। तो आप 1-2 महीने क्या करेंगे, अपना रिवीजन करवाइएगा,
क्योंकि देखिए आपने फीस दिया है मेरा जाकर फरवरी तक का, तो आप फरवरी तक काम ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप रिवीजन करवाइए हमसे, आप अनसॉल्व सॉल्व कराइए, आप और पेपर पढ़ लीजिए, मैं तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप लास्ट में आप कहेंगे कि नहीं आप सब छोड़ दीजिए, तब छोड़ेंगे, आपके पास पर्याप्त समय रहेगा। ठीक है, मिटा दूं क्या? उधर का हो ही गया होगा। देखिए इस वाला ये पार्ट आपका हो गया, तो आगे देखते हैं। अब हम डिवाइड कर ही लेते हैं। तो ये जो आपका वैल्यू है W1 माइनस W2, W2 माइनस W3, W3 माइनस W4 और W4 माइनस W1 की जो वैल्यू आएगी, तो W1 माइनस का W2 हमारा आ गया, मैं लिख देता हूँ, पूरा का पूरा लिख देता हूँ, AD माइनस का BC और Z1 माइनस का Z2 अपान CZ1 प्लस का D और CZ2 प्लस का D। अपान में करेंगे W2 माइनस W3 तो चला जाएगा ऊपर CZ2 प्लस का D और CZ3 प्लस का D अपान में हो जाएगा आपका, ठीक है, AD माइनस का BC और Z2 माइनस का Z3। ये हो गया पहला वाला। फिर आप इधर भी कर ही लिए होंगे ये वाला। फिर इसके बाद देखिए, फिर W3 माइनस W4 तो फिर AD माइनस का BC और Z3 माइनस का Z4 और अपान में CZ3 प्लस का D और CZ4 प्लस का D। फिर अपान में कहीं चलेगा ऊपर, तो CZ4 प्लस का D और CZ1 प्लस का D अपान में AD माइनस का BC और Z4 माइनस का Z1, है ना। अब देखो AD माइनस BC, AD माइनस BC, AD माइनस BC, AD माइनस BC, ठीक है ना। और देखिए CZ1 प्लस का D यहाँ अपान में है, यहाँ देखो ऊपर है, ठीक है ना। और CZ2 प्लस D यहाँ है, कैंसिल। CZ3 प्लस D यहाँ है, कैंसिल। ए यहाँ है, कैंसिल, है ना। तो क्या बचा ऊपर देखिए Z1 माइनस का Z2 और यहाँ बच गया Z2 माइनस का Z3 और फिर यहाँ ऊपर बच गया Z3 माइनस का Z4 और यहाँ बच गया Z4 माइनस का। हो गया काम खत्म, प्रूफ हो गया। बस ऐसे ही। क्या टफ हो गया क्या बताओ? नहीं अब आप जान गए ना, आप जान गए तो आप तुरंत लिखिएगा, बोलिएगा तुरंत, यही आ गया, काम खत्म। और इसमें क्या है, क्या बहुत लंबा हो गया क्वेश्चन? तो कुछ नहीं है भाई, इतने से घबराएंगे आप लोग तब? इसे तो पूरा समझ लीजिए कि कह सकते हैं ना कि मतलब कि अगर ये सब आ गए एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं, अगर ये सब आ गए तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा है आप लोगों का। कोई दिमाग, हाँ पेपर फाड़ देंगे। ये देखिए कला, तो फाड़ के पेपर का बहिष्कार करेंगे। कितना टफ इससे आ गया। फिर लेंगे सर से रिक्वेस्ट करें, सर एक पेपर दे दीजिए हमको। कुछ है नहीं, एकदम बहुत आसान है सब। और जो केमिस्ट्री वाले 7 बजे आ रहे हैं उनका क्या? हाँ, आपकी सुविधा के लिए आपको लास्ट में किया, अगर आपका मन है तो पहले लगा दे, मैथ है लगा दे, हमको क्या। अभी तो ठीक लग रहा है ना, जब ठंड आएगा तो समझ में आएगा। और ठंड बहुत दूर नहीं, हम बहुत दूरदर्शी हैं। हाँ, खगोलदर्शी नहीं, दूरदर्शी।
अगर अभी शुरुआत में अगर थोड़ा सा तकलीफ अगर हमको मिलती है, अगर बाद में आराम है तो फिर तकलीफ सह ले लेंगे, क्या दिक्कत है। अभी आराम लेना है। और वैसे भी जान लीजिए, अगर अभी आप आराम लेने के चक्कर में पड़ जाएंगे ना तो फिर आगे पूरा जीवन कष्ट में गुजरेगा, और आगे आने वाली पीढ़ी से इतनी मार खाएंगे रोज 2 थप्पड़ मारेंगे सब। चलो अच्छा, मिटा दें इसको, मिटाए ना। चलिए थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। हाँ, जब कहीं लेवल बढ़ाते हैं समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अब चूंकि आपको बता दें, जान जाएं आप चीज़ों को, तो एक क्वेश्चन लिखिएगा थ्योरम के रूप में। पहले हेडिंग का थ्योरम लिखिएगा, हेडिंग कीजिएगा, फिर उसी में थ्योरम का स्टेटमेंट लिखिएगा। फिक्स्ड पॉइंट ऑफ अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हेडिंग रहेगा। फिक्स्ड पॉइंट ऑफ अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फिक्स्ड पॉइंट ऑफ अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑफ अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब उसमें लिखिए टू प्रूव दैट, हाँ, टू प्रूव दैट इन जनरल, टू प्रूव दैट इन जनरल, टू प्रूव दैट इन जनरल there are two values of z, there are two values of z, two values of z, ब्रैकेट में कर लीजिए बेटा आप, इनवेरिएंट पॉइंट्स। z को जो वैल्यू क्या है, कैसे वैल्यू रहेंगे, इनवेरिएंट पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, इनवेरिएंट पॉइंट्स फॉर विच w इक्वल टू z, फॉर विच w equal to z, but there is only one, but there is only one if, there is only one if a minus d का होल स्क्वायर प्लस का 4bc इक्वल टू 0, इफ a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस का 4bc इक्वल टू 0। पैराग्राफ चेंज। So that SHOW, so that if there are, so that if there are distinct invariant points, if there are distinct invariant point, if there are distinct invariant points, हो गया, invariant points small p and small q, small p and small q, ठीक है, the transformation may be put in the form, the transformation may be may be put in the form, the transformation may be put in the form, ब्रैकेट में लिखिएगा नॉर्मल फॉर्म, the transformation may be put in the form, ब्रैकेट में नॉर्मल फॉर्म, और फॉर्म क्या लिख लीजिए, w माइनस का p अपान w माइनस का q इक्वल टू k z माइनस का p अपान z माइनस का q। ठीक है भैया, आगे लिखिए, फिर लिखिए एंड दैट इफ, देखिए इफ देयर इज ओनली वन इनवेरिएंट पॉइंट, and that if there is only one invariant point, there is only one invariant point small p, the transformation लिख रहे हैं ना, there is only one invariant point small p, comma the transformation may be put in the form, may be put in the form, फिर ब्रैकेट में लिखिए नॉर्मल फॉर्म, लिखेंगे 1 अपान w माइनस पी इक्वल टू 1 अपान जेड माइनस का p और प्लस का k। देखिए कभी भी किसी क्वेश्चन के साइज मत जाया कीजिए, है ना, बस ये देखा कीजिए कि वो क्वेश्चन जो है हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पाएंगे, बस सीधी सी बात। तो बहुत ही ईजी है, आप अभी लगा के देखेंगे ना, बहुत ईजी लग जाएगा। हाँ, थोड़ा सा लेंदी तो ये है, लेकिन ईजिली आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन टफ तब नहीं होता है कि आप 4 पेज 5 पेज का हो गया तो मैं समझ टफ हो गया, नहीं,
क्वेश्चन टफ ये तब होता है जब हमें समझ ही नहीं आता क्या हुआ, वो दो ही लाइन का सही, समझ ही नहीं आया तो वही कठिन हो जाएगा, और समझ में आया तो भले चलने दीजिए 10 पेज, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या बोला है इसमें, इसमें साफ साफ बोला हुआ, ध्यान समझिएगा कि इसमें बोला है कि टू प्रूव दैट इन जनरल देयर आर 2 पॉइंट्स, अगर 2 इनवेरिएंट पॉइंट्स है, ठीक है ना, 2 इनवेरिएंट पॉइंट्स आप जानते ही हैं, जब W इक्वल टू AZ प्लस B अपान CZ प्लस D वाला कोई ट्रांसफॉर्मेशन देता है और हमें इनवेरिएंट पॉइंट या फिक्स पॉइंट निकालना होता है, आप क्या करते हैं, W इक्वल टू Z पुट कर देते हैं, और जब W इक्वल टू Z पुट करते हैं तो आपको Z के कितने वैल्यू मिलते हैं, 2 वैल्यू मिलते हैं, आपको 2 इनवेरिएंट पॉइंट मिलते हैं। क्लियर। अब इसमें बोला है कि एक कब मिलेगा, एक इनवेरिएंट पॉइंट तब मिलेगा जब a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस का 4bc बराबर 0। अगर किसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, किसी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस का 4bc अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो कन्फर्म है कि उस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का केवल और केवल एक फिक्स्ड पॉइंट मिलेगा। मतलब समझते हैं, वही रिपीट वाला आप खुद देख लीजिए, जो z इक्वल टू आई आया है ना, वहाँ आप देखिए ABCD का मान निकाल के देखिएगा, ये रिजल्ट होल्ड करेगा। बात समझ में आई, रिजल्ट होल्ड करेगा, देखते रहिएगा, बात समझिए, आगे देखिए फिर। अच्छा ये हो गया, अब आगे सुनिए, ये तो हो गया, इसको हम दिखा देंगे। आगे ये दिखाना है कि अगर 2 इनवेरिएंट पॉइंट है, अब मान लीजिए 2 है डिस्टिंक्ट इनवेरिएंट पॉइंट है, तो मान लीजिए एक P है एक Q है, मान लीजिए किसी में एक में 0 आ गया, एक में 3 आ गया, मैंने लिया था पहला वाला 0 3 आया था, तो एक हो गया P बराबर 0 Q बराबर 3। तो अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, मतलब 2 डिस्टिंक्ट इनवेरिएंट पॉइंट अगर मिल गए तो ऐसे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस फॉर्म में ला सकते हैं, और इस फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करते हैं तो इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल फॉर्म। और अगर उसका केवल एक ही इनवेरिएंट पॉइंट होगा तब वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस रूप में एक्सप्रेस होगा, तब वो इस फॉर्म में आप देख पाएंगे। 1/w माइनस पी को सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू 1/z माइनस पी प्लस कोई कांस्टेंट आपका आएगा। ये पी क्यू क्या है? वही जो आपके इनवेरिएंट पॉइंट आए रहेंगे। आप ये कैसे चीज़ें दिखाएंगे, है ना, पी क्यू आ जाएगा, बस रख के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ला के दिखा देंगे। बात समझ में आ रही है? ये भी नॉर्मल फॉर्म बोला जाता है, ये भी नॉर्मल फॉर्म। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट 9 के बराबर क्वेश्चन आया है, लेकिन आया कैसे आएगा? क्वेश्चन बोल देगा फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट, फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट एंड एक्सप्रेस इन द नॉर्मल फॉर्म, एक्सप्रेस इन द नॉर्मल फॉर्म। तो फिक्स्ड पॉइंट हम निकालेंगे, अगर डिफरेंट फिक्स्ड पॉइंट मिलेंगे तो ये नॉर्मल फॉर्म होगा। तो आप क्या करेंगे, आप इसको ला के दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? मान लीजिए 0 3 आ गया तो लिखेंगे W माइनस का 0 और W माइनस का 3, और W ट्रांसफॉर्मेशन दिया रहेगा, जैसे दिया था ना Z/Z माइनस 3 करके, वही रख देंगे W के स्थान पे, सॉल्व कर देंगे, धड़ाधड़ ये आ जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं होगी, हो गया नॉर्मल फॉर्म। और अगर आपने सॉल्व किया, ऐसे आई आ गया, मतलब 1 का आया, तो जब 1 आएगा तो फिर ये फॉर्म आप दिखाएंगे नॉर्मल फॉर्म के रूप में। तब आप क्या करेंगे, 1/W जो दिया रहेगा वो लिख देंगे, और P जो हमारा आया रहेगा इनवेरिएंट पॉइंट, जैसे आई आया तो आई लिख देंगे, सॉल्व करेंगे, इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, तब ये नॉर्मल फॉर्म है, काम खत्म। ठीक है ना? तो 2 डिस्टिंक्ट इनवेरिएंट पॉइंट, द नॉर्मल फॉर्म जो होगा आपका इस टाइप का आएगा। और अगर जो है एक ही आपको मिला इनवेरिएंट पॉइंट, मतलब रिपीट कर गया, तो आप इस फॉर्म में जो है नॉर्मल फॉर्म दिखाते हैं। ये दोनों नॉर्मल फॉर्म कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन होंगे, आप उस पर साइज से मत जाइए, चीज़ों को समझिए और बहुत ही इजीली आप कर लेंगे। कभी मैं इसका प्रूफ भी कराऊंगा ना, एकदम इजीली, कुछ है ही नहीं, सिंपल कैलकुलेशन, 6 7 8 के लेवल पे कैलकुलेशन है भाई, कहीं घटा के जोड़ना है, ये सब करना है, गुणा भाग खाली करना है, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। और न्यूमेरिकल में भी बहुत ही ईजी तरीके से, अभी आप फिक्स्ड पॉइंट निकाले ना, क्या था उसमें? कुछ नहीं था, खाली सॉल्व करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कुछ थोड़ी था, 6 7 8 की बातें थी वहाँ पे। और फिर आप नॉर्मल फॉर्म में भी वही काम करेंगे, W जो दिया रहेगा उसको छापेंगे, है ना, और PQ जो आया रहेगा Z के वैल्यू वो लिख देंगे और सॉल्व कर देंगे, फिर इस रूप में ला के दिखा देंगे, आ जाएगा, काम खत्म। तो ये भी सिंपल कैलकुलेशन ही रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके होंगे। बात समझ में आ गई? अब आइए हम जो है जो थ्योरम है, अब इसको कैसे जनरली प्रूव करते हैं। तो कुछ नहीं जनरली प्रूव करना, जो मैंने बताया ना क्वेश्चन कैसे करेंगे ना, वैसे उसको प्रूव भी कर देंगे, बस लेकिन प्रूफ में जनरल फॉर्म लेंगे। मतलब अगर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको कंसीडर करना है तो क्या मानेंगे, W इक्वल टू AZ प्लस B अपान CZ प्लस D, तब आप ये मान लेंगे। अभी न्यूमेरिकल होता तो वहाँ पे कुछ वैल्यू दिया होता, 2Z प्लस 5 अपान Z माइनस 3 ऐसे कुछ दिया होता, तो उसको रख के सॉल्व करते। बस अब यहाँ पे ABCD के फॉर्म में सॉल्व करेंगे, इतना ही बात खाली करनी है। जैसे ही प्रूफ करेंगे वैसे ही न्यूमेरिकल भी सॉल्व होंगे। बात समझ में आ गई? अब क्या करना है, कुछ नहीं, देखिए सब लोग कर सकते हैं, एकदम साइज समझ जाइए। जो क्वेश्चन समझ में आ गया ना, जितना लंबा आता है उतना मजा आता है करने में,
भाई समझ में आ गया? आप कोई क्वेश्चन 4-5 पेज तक आप सॉल्व करते चले जा रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है कि हम इतना कर पा रहे हैं और कुछ रह नहीं करता। क्या है भाई, देखिए यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देखो धड़ाधड़ सॉल्व हो जाएगा भाई। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या मानेंगे, W इक्वल टू AZ प्लस B अपान CZ प्लस का D। क्लियर है? अब इसका क्या निकालना है, इनवेरिएंट पॉइंट। उसने बोला है कि भाई जब कोई बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कितने इनवेरिएंट पॉइंट आएंगे, 2, तो हम ला के दिखाएंगे W इक्वल टू Z रखेंगे और बोलेंगे कि इसके 2 इनवेरिएंट पॉइंट देखिए ये हैं, और फिर कहेंगे कि अगर A 0 होगा तो एक का इनवेरिएंट पॉइंट मिलेगा, वो भी दिखाएंगे। तो कैसे, बहुत ही सिंपल भाई, फॉर फिक्स्ड पॉइंट, तो बहुत आसान, पुट कर दीजिए W इक्वल टू Z, तो Z इक्वल टू AZ प्लस का B अपान CZ प्लस का D, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन CZ स्क्वायर प्लस का DZ माइनस का AZ माइनस का B इक्वल टू 0, CZ स्क्वायर। तो कितना आसान है भाई, देखिए आप खुद देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, खाली मजाक हो रहा है। यह हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो गया, यह लगा देंगे सिद्धाचार्य भाई, ऐसे फॉर्म में सिद्धाचार्य ही काम करेंगे। तो Z इक्वल टू वॉट, माइनस का B, तो मतलब A माइनस डी हो जाएगा, माइनस लगा देंगे तो A माइनस डी हो जाएगा, प्लस माइनस B स्क्वायर, है ना। तो B का मतलब क्या, आप चाहे D माइनस ए का होल स्क्वायर कहो, चाहे A माइनस डी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है क्या? माइनस का क्या होता है, 4AB, है ना, इन होता है, हाँ 4AC, जी सॉरी 4AC, तो हो जाएगा कितना, प्लस 4BC, क्लियर है, अपान 2C, एक जगह पे C हो गया। तो भैया Z के 2 वैल्यू मिल गए, है ना, 10, P इक्वल टू 2 वैल्यू, एक को बोलते हैं P, एक को बोलते हैं Q, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन ले लीजिए, तो P हो जाएगा भाई, 2 वैल्यू मिल गए ना, Z के 2 वैल्यू, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। हाँ सर, देखिए देखिए यहाँ पे, तो ये कितना हो गया भाई, तो यहाँ प्लस माइनस 2 वैल्यू मिल गए, एक को P मान लो, एक को Q, जैसे अल्फा बीटा मान लेते थे ना, एक P मान लो, देखो पूरा एकदम 7-8 का नियम, तो जाएगा रूट में A माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस का 4BC अपान 2C एंड Q इक्वल टू A माइनस का D प्लस का माइनस का रूट में A माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस का 4BC अपान 2C। अब ये क्या शो किया, इन्हें शो किया कि अगर कोई बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हमें Z के 2 वैल्यू मिलेंगे, डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेंगे, है ना, 2 हमें फिक्स्ड पॉइंट मिलेंगे। लेकिन अच्छा बताओ, अगर A माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस का 4BC 0 हो जाए, अगर A माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस का 4BC, यही तो बोला है आपके स्टेटमेंट में, देखिए अगर A माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस का 4BC 0 हो जाए, तब क्या होगा, देन P इक्वल टू कितना आएगा, रखो यहीं पे, P इक्वल टू A माइनस का D अपान 2C आएगा, और यही Q भी आएगा, दोनों एक का हो गए, इसका मतलब एक का आपको मिलेगा पॉइंट। तो जब A रिजल्ट 0 आएगा तो आपको एक ही फिक्स्ड पॉइंट मिलेगा। पहला पार्ट खत्म, पहला पार्ट हो गया भाई, हो तो गया, ये तो प्रूव करना था, क्या दिक्कत है। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलेंगे। अब दूसरे पार्ट में क्या करना है, हम मान लेंगे कि नहीं भाई दोनों अलग अलग हैं, और फिर कंटिन्यू करेंगे, फिर यह फॉर्म लाके दिखाएंगे, तो नॉर्मल फॉर्म की नोट कर लीजिए, है ना, इजी, कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक है भैया, क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को इसमें हुई, समझ में आई ना बात। अच्छा तो देखिए, संयोग से आपने पहले न्यूमेरिकल भी कर लिया,
वहाँ से भी चीज़ें आप जाके देख सकते हैं, सब देखा कीजिए, है ना। एक तो मैं खुद ही जानबूझ के कुछ एक्स्ट्रा करा भी रहा हूँ, फिर भी अपने से भी देखा कीजिए। मैंने बोला ना आपसे कि देखिए ए 0 होगा तो पक्का है कि एक का इन्वेरिएंट पॉइंट आएगा, है ना। अब इसी को जो क्वेश्चन इसमें आपका सेम आया है, जाके देखो वहाँ भी होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें देखा कीजिए। क्योंकि जितना इस तरह से आप उसको अपने प्रैक्टिस में लाएंगे ना, वो चीज़ ना थियोरी पढ़ के अब ऐसे इसको समझ गया कि हाँ ये कंडीशन होल्ड करेगा तो एक का आएगा। अब इसको जब क्वेश्चन में लागू करते हैं समझ प्रैक्टिकल हो गया आपका, और जब प्रैक्टिकल हो जाता है तो उसमें चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती हैं, एकदम साफ कि हाँ भाई ये सही बात है। और जब चीज़ें ये हो जाती है कि सही बात है, आपका मन ये एक्सेप्ट लेके सही बात है, तो चीज़ें तुरंत आ जाती हैं। यही चीज़ें होती हैं। जब जिस चीज़ को आप मान गए कि नहीं हाँ ये होता है, तो उसको एक्सेप्ट करना, उसको समझना, है ना, बहुत आसान हो जाता है। और जो चीज़ें आप जनबे नहीं करते, आप वो समझ लीजिए जो भी पढ़ते हैं आप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जहाँ भी जो चीज़ें आपकी यूज में नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं है, जब वो टॉपिक पढ़ाते हैं सर, तो वो बड़ा टफ होता है। इसीलिए टफ होता है क्योंकि वो प्रैक्टिस में आपकी नहीं है। जैसे फिजिक्स में कोई पार्ट उठा लीजिए, जब आप दूरी, चाल, ये सब की बात करते हैं तो ये समझना आसान होता है ना। और जब लगते हैं आप न्यूक्लियर ये सब की बातें करने, सॉलिड स्टेट की बातें करने, जो चीज़ें प्रैक्टिस में नहीं रहती वो टफ हो जाता है। वो इसी वजह से क्योंकि आप प्रैक्टिस में नहीं रहता, बस सीधी सी बात है। तो अगर आप जान गए कंडीशन, तो देखिए किसमें जो आया है क्या होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। देखिए ABCD निकाल के देख के रखिए, देखिए 0 आएगा, होल्ड कर जाएगा। क्लियर है। तो यही होता है, थ्योरम को जानिए, उसको उस पर लागू कर दीजिए, तुरंत धड़ाधड़ काम खत्म। और यही सब जो कॉन्सेप्ट होता है ना कंपटीशन एग्जामों में, यही सब कॉन्सेप्ट को ट्रिक बना लेते हैं लोग। अब हम जान गए कि ये कंडीशन होल्ड करने में सेम आएगा, है ना। तो अब उसने मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिया, 4 ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया, बोला बताइए किसके लिए एक का इन्वेरिएंट पॉइंट आएगा। अब सबका थोड़ी साल के निकालेंगे, इसी कंडीशन को होल्ड करा देंगे। तो यही सब चीज़ें होती हैं, ट्रिक कोई नया नहीं कहीं से आता। हमने वो भी बहुत कुछ चीज़ें देखी हैं, जो है अब तक बहुत कुछ मैंने पढ़ लिया। मैंने देखा ओवरऑल यही कि ट्रिक कुछ नहीं होता, ट्रिक आपका कॉन्सेप्ट है। जितना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतने अच्छे ट्रिक आपको ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। यही चीज़ें होती हैं। और ट्रिक ऐसा नहीं कि कोई बाहर से बन के आता है। अगर आप ट्रिक को अगर देखेंगे, कुछ अगर बन के फार्मूले के रूप में मिलते भी होंगे ना, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट से जनरेट होते हैं। वो अलग से कहीं बना के नहीं दिए जाते कि नहीं ये देखिए ट्रिक है रट्टा मान लो, कॉन्सेप्ट से ही जनरेट होते हैं। तो इससे अच्छा एक कॉन्सेप्ट ही क्लियर करके रखें अपना। ठीक है, मिटा दें इसको। चलो अब हम मानेंगे कि अब बोला है अब ये फॉर्म दिखाना है कि अगर ऐसा होता है तो ये कंडीशन होल्ड करेगा, यह फॉर्म आएगा, नॉर्मल फॉर्म के रूप में जाना जाएगा यह। और अगर एक का आएगा तो ये इस फॉर्म के रूप में वो एक्सप्रेस हो जाएगा, है ना। तो हम मान लेते हैं पहली बार भाई पहले इसको दिखाएंगे, है ना। तो लेट कर लेते हैं कि भाई जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, हैव 2 डिस्टिंक्ट इनवेरिएंट पॉइंट से P एंड Q। ठीक है ना, ये मान लेते हैं, डिस्टिंक्ट मान लेते हैं, और फिर दिखाएंगे यह फॉर्म ला के। बहुत आसान है भाई, कुछ नहीं करना है। तो चलिए मान लेते हैं हम लोग कि लेट फर्स्ट हैव 2, है ना, डिस्टिंक्ट फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट से मान लिया P एंड Q अलग अलग है। तो देन मैं अगर ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं बताओ, यहाँ पे ऐसे लिख दूँ CP² प्लस का D माइनस का AP माइनस का B इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और CQ² प्लस D माइनस A Q माइनस का B इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। कोई दिक्कत है किसी को? भाई डिस्टिंक्ट है तो जेड के ना वैल्यू आते हैं, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है तो सेटिस्फाई तो करवा करेगा ना। करवा दिया, इक्वेशन में इक्वेशन बना लिया, जरूरत है इसकी। अब कुछ नहीं करना है, जब भी नॉर्मल फॉर्म दिखाना है, डिस्टिंक्ट आ गया ना, तो आपको इस फॉर्म में आके दिखाना है। तो तुरंत लेफ्ट हैंड साइड ले लो, W माइनस P W माइनस Q, तुरंत ले लो लेफ्ट हैंड साइड। और जो W दिया है न्यूमेरिकल में, क्योंकि ये चीज़ें यही समझ लेंगे तो न्यूमेरिकल अपने आप कर लेंगे, हमको बताने की जरूरत नहीं है। तो जो W दिया है न्यूमेरिकल में वो छाप दीजिए। यहाँ दिया है, जनरल फॉर्म लेके चल रहे हैं, AZ प्लस B CZ प्लस का D माइनस का P अपान AZ प्लस का B। ऐसे ही वहाँ न्यूमेरिकल में भी करना है। अगर डिस्टिंक्ट आएगा तुरंत ये लिखिएगा, और W जो दिया है ट्रांसफॉर्मेशन उसको छापिएगा, और PQ की जो वैल्यू आई रहेगी उसको छाप दीजिएगा, बस काम खत्म। फिर सॉल्व करेंगे, इस फॉर्म में आ जाएगा, निश्चित आ जाएगा। देखिए यहाँ पे CZ प्लस का D और क्या आएगा माइनस का Q। ठीक, खाली क्वेश्चन को नहीं समझना है, समझना है चीज़ों को अच्छे से कॉन्सेप्चुअल एकदम, ताकि हम न्यूमेरिकल अपने से करें, घुमाए फिराए तभी हम समझ लें। अब देखिए आप एलसीएम ले लेंगे, CZ प्लस D कट ही जाएगा एलसीएम लेने पर, तो ऊपर जाएगा AZ प्लस का B माइनस का PCZ माइनस का PD, और यहाँ जाएगा AZ प्लस का B माइनस का QCZ माइनस का QD। बताओ, है ना। Z वाले टर्म को एक साथ ले लो, Z वाले टर्म को क्या कर लो, एक साथ। तो ऊपर देखिए A माइनस का PC
जेड प्लस का बी माइनस का पी डी, बताओ। यहाँ देखो, फिर यहाँ से भी जेड और टर्म एक साथ ले लो आप, हैं ए जेड प्लस बी क्यू सी जेड, है ना। तो यहाँ देखो क्या जाएगा, ए माइनस का क्यू सी और जेड और प्लस का बी माइनस का क्यू डी। क्लियर है। अब सा ध्यान दें यहाँ पे, b माइनस का पी डी, देखो यहाँ पे इसको जो ओपन करोगे, इसी क्वेश्चन बनाया हूँ मैं, सी पी स्क्वायर प्लस का पी डी माइनस का ए पी और माइनस का b। तो जब पी डी माइनस बी का मान निकालना चाहेंगे तो निकल जाएगा कि नहीं। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या आएगा, देखो सॉल्व करोगे तो सी पी स्क्वायर प्लस का पी डी और पी डी माइनस का b, है ना। तो जो पी डी माइनस का b ट्रांसफर कर दोगे उधर, तो b माइनस का पी डी हो जाएगा और b माइनस पी डी यहाँ क्या बचेगा, सी पी स्क्वायर माइनस का ए पी। इसका मतलब b माइनस पी डी का मान जब यहाँ से निकालोगे तो मिलेगा a माइनस का पी सी और z और प्लस का सी पी स्क्वायर माइनस का ए पी। क्लियर है, ये मिल जाएगा अपान, और यहाँ भी वही सेम 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 a माइनस का क्यू सी और यहाँ से जब b माइनस क्यू डी का मान निकालोगे तो मिल जाएगा आपको सी क्यू स्क्वायर। अब ये नहीं कि आप तुरंत निकालना चालू कर दें, अरे कहाँ है, यहाँ p है, यहाँ q है, तो यहीं से छाप दो, है ना। चीज़ें आसान बनाना चाहिए आपको। सी क्यू स्क्वायर माइनस का ए क्यू, है ना। अब देखो, अब यहाँ से अगर मैं p कॉमन कर लूँगा तो c माइनस का सी पी माइनस का a मिल जाएगा। माइनस का कॉमन कर लूँ तो जब माइनस का कॉमन करूँगा तो a माइनस का पी सी मिल जाएगा, a माइनस पी सी कॉमन। क्लियर है, a माइनस पी सी कॉमन और z माइनस का p। क्लियर। और फिर यहाँ से भी a माइनस का क्यू सी डायरेक्टली लिख दूँ ना, क्यू सी और फिर z माइनस का q। अब ये सब क्या है, सब कांस्टेंट है तो है, ए बी सी डी कांस्टेंट हो गया करता है, पी क्यू जो आता है वो भी 1 2 आई ये सब आएगा कांस्टेंट। तो इसी को क्या बोल देंगे, के। तो के जेड माइनस का पी जेड माइनस का क्यू आ गया कि नहीं आ गया, किसके बराबर, डब्ल्यू माइनस पी डब्ल्यू माइनस क्यू के बराबर। हो गया कहानी, एक नॉर्मल फॉर्म आ गया। अगर डिस्टिंक्ट रहेगा तो ये नॉर्मल फॉर्म ये हो जाएगा। ऐसे नहीं, अब सॉल्व भी करेंगे, सॉल्व करेंगे तब वो ऐसे ही आ जाएगा। ऐसे मान लो, सुनो देखो ध्यान से, जब मान लीजिए पी आ गया 0, क्यू आ गया 3, जो क्वेश्चन सॉल्व किया था आपने, तो आप डब्ल्यू का जो मान था जेड अपान जेड माइनस 3 था, यही था ना, माइनस का 0 कर देंगे और जेड अपान जेड माइनस 3 था और माइनस का 3 कर देंगे। इसी को सॉल्व करने वालों किसके बराबर आएगा, कोई कांस्टेंट टर्म आएंगे, कुछ भी आ सकता है, और जेड आएगा और माइनस का 0 आएगा, पी का 0 और जेड माइनस का 3, ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो पक्का आ जाएगा, गारंटी। ये होता है, ये चीज़ें होती हैं, नोट कर लीजिए। और फिर बता देते हैं कि जब एक का रहेगा फिक्स्ड पॉइंट तब इस टाइप का आएगा, तब इस टाइप का आएगा। ठीक है विनीत कुमार, अब ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि जब दो डिस्टिंक्ट होंगे तो नॉर्मल फॉर्म का एक्सप्रेशन ये होगा, और जब एक होगा तो ये होगा नॉर्मल फॉर्म का एक्सप्रेशन। जब नॉर्मल फॉर्म कहेगा निकालने के लिए तो देखना होगा कि फिक्स्ड पॉइंट डिस्टिंक्ट है कि सेम है। सब एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये सब जान लीजिए, एक्स्ट्रा है, बता रहे हैं आपको। ऐसा भी नहीं कि नहीं आ सकता, आ भी सकता है। तो ये कब होगा, जैसे कभी पेपर टफ हो जाता है ना, तो उस क्वेश्चन में ये सब आएंगे। ऐसा कुछ आएगा तो पेपर टफ हो गया, लेकिन ये सब है क्या, कुछ नहीं है, बस खाली पढ़ने की जरूरत है। जिस चीज़ को पढ़ लेंगे वो आ जाएगा। फिर किसी को कहीं समस्या हो पूछ ले, है ना, कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही आसान चीज़ें हैं। क्या बात है भाई, अच्छा अलार्म लगाए हैं। क्लियर है ना सबको, कुछ नहीं है। देखिए सब एकदम आसान है, कैलकुलेशन खाली कैलकुलेशन है। चीज़ें समझ में आ जाएंगे तो कैलकुलेशन भी बहुत आसान होंगे आपके।
लगभग यहाँ से जाने के बाद रोज़ जैसे ही क्लास ओवर होता है ना, ये आप इक्वेशन फर्स्ट, लेट इक्वेशन फर्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन है हैज ओनली वन इनवेरिएंट पॉइंट, हैज ओनली वन इनवेरिएंट पॉइंट, ठीक है, हैज ओनली वन इनवेरिएंट पॉइंट, ठीक है बेटा। जब एक का रखे तब से माना p, से p ऐसे वाई, मान लिया कि एक का इनवेरिएंट पॉइंट वो भी क्या है p, से p मान लिया, ठीक है ना। तो क्या होगा बताओ, तो अच्छा जब p जब एक का था तो p की वैल्यू कुछ आई थी कि नहीं आई थी, a माइनस का डी सी क्या था बताओ, a माइनस का d अपान 2c था। जब एक ही आया था तो यही ना आया था, p का वैल्यू q का वैल्यू, p इक्वल टू q इक्वल टू यही आया था। अच्छा और इक्वेशन क्या बना था, cp स्क्वायर करके क्या इक्वेशन था, cp स्क्वायर प्लस d माइनस a इंटू पी माइनस का b, खत्म कहानी। आपके पास ये दो रिजल्ट रहेंगे। जब एक ही इनवेरिएंट पॉइंट था तो आपने देखा था p और q का वैल्यू यही आया था, ये आ गया p का वैल्यू, और एक ही सेटिस्फाई भी करेगा भाई p q जब सेम है तो q भी लिखने कोई फायदा तो है नहीं, वो तो वही आएगा, है ना। ये दो आपके पास रिजल्ट्स हैं। अब आ जाइए यहाँ पे, बस यहाँ पे आ जाइए। लेकिन जब न्यूमेरिकल आएगा तो क्या करेंगे आप, तुरंत कुछ करना ही नहीं रहेगा। न्यूमेरिकल में एक का इनवेरिएंट पॉइंट आया, लिखेंगे 1/w जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया जाएगा उसको छापेंगे, माइनस का p की जगह वही लिख देंगे। फिर उसके बाद आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1/z जो p आ रहेगा वो आना चाहिए, प्लस कोई कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे नाउ 1/w माइनस का p बराबर 1/az प्लस b अपान cz प्लस का d माइनस का p। तो p के स्थान में बेटा a माइनस का d अपान क्या कर सकते हैं 2c, कैसी रहने दें, ऐसी रहने देते हैं, अभी हम रखेंगे नहीं, अभी ऐसे रहने देते हैं क्योंकि हमको 1/z माइनस p के टर्म में लाना है ना। देखो ध्यान दो, ये इसी टर्म में लाना है ना हमको जनरली, अभी तो हम थ्योरम कर रहे हैं ना, न्यूमेरिकल थोड़ी कर रहे हैं रख दें उसका वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा यहाँ से, क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है बात, क्योंकि ये लाना है, देखिए इस फॉर्म में दिखाना है हमको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/, तो यहाँ से देखिए जो cz प्लस d चला जाएगा ऊपर, है ना, और az प्लस का b माइनस का p और cz प्लस का d। देखो हमेशा ध्यान देना होता है ना कि हमको लाना क्या, हमको ये लाना है ना। तो इसका मतलब समझते हैं हम जो है पहले काम करते हैं, यहाँ से यहाँ रिजल्ट जो है यहाँ से d का वैल्यू निकाल लीजिए। d का वैल्यू कितना आएगा मालूम है, a माइनस का 2pc, बताओ यही ना आएगा। तो रख दीजिए ऐसे cz प्लस d का वैल्यू a माइनस का 2pc अपान az प्लस का b माइनस का p और cz प्लस का t। क्लियर है बेटा सबको, आगे देखो, ठीक है। यहाँ देखो अब cz माइनस का pc कर लीजिए और प्लस का a माइनस का pc कर लीजिए, कोई दिक्कत ही ना है भाई, pc दो बार, है ना। और अपान में, क्लियर है ना, अपान में। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, az और माइनस का pcz को एक साथ ले लीजिए और z कॉमन कर लीजिए, तो a माइनस का pcz हो जाएगा, और क्या मिल जाएगा b माइनस का pd। बताओ सब लोग, ये ऐसे एडजस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, हमको इस फॉर्म में चाहिए 1/z माइनस p के फॉर्म में चाहिए और प्लस का k, तो 1/z माइनस p के फॉर्म में आ जाएगा। देखो जब इसके अपान ये करेंगे तो कहाँ, अभी b माइनस का pd है ना, एक काम करते हैं b माइनस pd का वैल्यू निकाल लेते हैं यहीं से, जैसे निकाला था मैंने, निकाला था कि नहीं। तो क्या जाएगा यहाँ पे बताओ, cz माइनस का pc और c ही कॉमन कर लेते हैं, तो z माइनस का p बताओ और c ना, और प्लस a माइनस का pc, और यहाँ से देखो a माइनस का pc और z और प्लस का मैंने क्या बताया था यहाँ पे b माइनस पी डी, सी पी स्क्वायर माइनस का ए पी, सी पी स्क्वायर माइनस का ए पी और माइनस का p कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा a माइनस का पी सी। क्लियर है ना, कहाँ से आया, पिछले जैसे किया था आपने। अब इक्वल टू,
अब देखो ध्यान से, कुछ नहीं, अब यहाँ पे बन जाएगा, अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो z माइनस का पी सी और प्लस का a माइनस का पी सी और अपान a माइनस का पी सी और z माइनस का p। क्लियर है? अब चूंकि दोनों के अपान में है तो जब a माइनस पी सी के अपान में इस पूरे को करेंगे तो a से कट जाएगा, मिलेगा 1 अपान z माइनस पी प्लस मिलेगा, और जब इसके अपान में करेंगे तो z माइनस पी से कट जाएगा c अपान a माइनस का पी सी, एक कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इस तरीके से क्या आ गया, इस तरीके से आ गया 1 अपान w माइनस का p इक्वल टू 1 अपान z माइनस का p प्लस कॉन्स्टेंट k, वेयर k इक्वल टू c अपान a माइनस का पी सी। क्लियर है सबको? ये आपका थ्योरम प्रूफ हो गया पूरा। अब कल हम इसी पे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? समझ में आया होगा? कोई दिक्कत तो नहीं होनी नहीं चाहिए। एक आप घर पे अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा, और सिंपल कैलकुलेशन है, जस्ट कैलकुलेशन, वो भी एकदम बहुत ही लो लेवल का कैलकुलेशन।